अच्छा, टुडे वी विल लर्न अबाउट द डिसकंटिन्यूअस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज भी हमने पढ़ना इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन डिसकंटिन्यूअस। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें एक ही जेल जो है वो एक ही नहीं होगी, बल्कि इसमें क्या होगा, दो तरह की हम जेल्स यूज करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट जेल्स। यानी अगर इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसका ये बेनिफिट होगा कि इसमें हम ना डिफरेंट कंसंट्रेशन की जेल यूज करेंगे। जैसे ये पता लग रहा है, ये जो ये वाली पिक्चर है, इसमें क्या है कि ये 2 टाइप्स की जेल हैं, जेल लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली को हम कहते हैं स्टैकिंग जेल और नीचे वाली को कहते हैं रिजॉल्विंग जेल। अब इसमें हम डिफरेंट पीएच और डिफरेंट एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि एक ही आपकी, अगर आप एक ही कॉलम यूज कर रहे हैं, उसमें आप 2 तरह की जेल्स की कंपोजिशन यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको उसकी प्रॉपर्टीज ये मिलेंगी कि आपकी जो सेपरेशन है, रिजॉल्विंग पावर जो है वो जेल की ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं जो पहले स्टैकिंग जेल है, उसमें हम कंसंट्रेशन कम यूज कर रहे हैं, दैट इज 2 to 3% एक्रिलामाइड, और रिजॉल्विंग जेल में हम यूज कर रहे हैं 7.5% एक्रिलामाइड, यानी यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है। अब यहाँ क्या होगा, पोर साइज बड़ा होगा, लार्ज होगा, और रिजॉल्विंग जेल में क्या होगा, पोर साइज स्मॉल होगा। तो यहाँ क्या होगा कि जब हम ये सैंपल अप्लाई करेंगे, तो पहले स्टेप में क्या होगा, क्योंकि स्टैकिंग जेल में एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन कम है, तो वो इजीली मूव होके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो वो उसको हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेंगे, बल्कि वो आराम से मूव होके आ जाएंगे स्टैकिंग जेल में। और उसके बाद क्या होगा, अब ये देखें, सपोज हमारे पास ये क्या थी, प्रोटीन्स। हमने इसमें से क्या करनी थी, प्रोटीन्स हमने आइसोलेट करनी है, सेपरेशन करनी है, सेपरेटेड बैंड ऑफ प्रोटीन्स। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटीन्स इजीली, हमने सैंपल अप्लाई किया, यहाँ पे इजीली प्रोटीन यहाँ तक मूव कर गई, क्योंकि अभी यहाँ पे इसकी सेपरेशन नहीं हुई है। और हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या करना होता है, इट इज अ सेपरेटिंग टेक्निक। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रोटीन इजीली, क्योंकि लार्ज पोर साइज है, तो प्रोटीन इजीली यहां तक मूव कर गई है। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि रिजॉल्विंग जेल। अब वो रिजॉल्विंग जेल होगी क्या, कि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो इट प्रोवाइड्स पोर्स ऑफ स्मॉल पोर्स, पोर साइज, स्मॉल पोर साइज इसने प्रोवाइड करना है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जब स्मॉल पोर साइज होंगे, तो वहां पे प्रोटीन्स की सेपरेशन हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे प्रोटीन्स इजीली दे विल बी सेपरेटेड। अभी हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ कि ये स्टैकिंग जेल में हमने क्या लेना है, एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन कम लेनी है, और रिजॉल्विंग जेल में एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन कम होगी, सो इट विल प्रोवाइड दी large pore size, and in resolving gel there will be small pore size acrylamide gel. स्टेकिंग जेल में क्या है कि लेस कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे लार्ज पोर साइज होंगे, और रिजॉल्विंग जेल में स्मॉल पोर साइज है, तो यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, स्मॉल पोर साइज होगा। तो यहाँ पे जो रिजॉल्विंग, इसका नाम भी इसीलिए रखा है। यहाँ पे स्टैकिंग जेल मतलब यहाँ पे मूवमेंट इजीली हो जाएगी लार्ज मॉलिक्यूल्स की, यहाँ सेपरेशन नहीं होगी, क्योंकि वहां लार्ज पोर साइज है, इसलिए वो इजीली मूव कर जाएगा यहाँ पे प्रोटीन। और रिजॉल्विंग जेल में क्या होगा, इसकी सेपरेशन यानी रिजॉल्व बेहतर हो जाएगी। हम इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज शोन इन फिगर। दिस 3 सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मेथड आर। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि देयर आर 2 जेल लेयर्स,
ए लोअर और रिजॉल्विंग जेल एंड एन अपर एंड स्टैकिंग जेल। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। देयर आर, यानी यहाँ पे दो जेल लेयर्स हैं। दो जेल लेयर्स इसलिए क्योंकि दो डिफरेंट कंपोजिशन की जेल लेयर्स हैं। जो लोअर जेल है उसको हम रिजॉल्विंग जेल कहते हैं, और जो अपर जेल है दैट इज स्टैकिंग जेल। सेकंड पॉइंट क्या है? The buffer used to prepare the two gel layers are of different ionic strength। अब हमने ये देखा है ना कि यहाँ पे जो pH है, जो pH है वो डिफरेंट है। देखिए, स्टैकिंग जेल की जो pH है वो 6.9 है, और रिजॉल्विंग जेल की जो pH है वो 8 to 9 है। यानी pH डिफरेंट है। ऊपर वाले की pH भी कम है और नीचे वाले की pH ज्यादा है। और तीसरे वाले का स्टेप का क्या है? दी स्टैकिंग जेल हैज लोअर एक्रिलामाइड कंसंट्रेशन सो इट्स पोर्स आर लार्जर इन साइज। यानी स्टैकिंग जेल जो है, जो ऊपर वाली जेल है, अपर जेल है, उसकी एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन क्या है? कम है, इसलिए उसका जो पोर साइज है दोज आर लार्जर। इसमें क्या होता है कि ये तीन चेंजिंग्स है इसमें, यानी पीएच भी चेंज है, जेल की कंपोजिशन भी चेंज है। तो उससे क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट और दो तरह की लेयर्स यूज हो रही हैं। कॉल द फॉर्मेशन ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड बैंड्स ऑफ सैंपल इन द स्टैकिंग जेल एंड ग्रेटर रेजोल्यूशन ऑफ द सैंपल कंपोनेंट्स इन द लोअर जेल। अब इसमें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड बैंड्स ऑफ सैंपल, यानी जितना सैंपल है वो इजीली मूव कर जाता है स्टैकिंग जेल में। जो ऊपर वाली जेल है वहां पे क्योंकि पोर साइज ज्यादा होता है, तो सैंपल क्या होता है आसानी से मूव करके स्टैकिंग जेल में आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है? एंड ग्रेटर रेजोल्यूशन ऑफ सैंपल कंपोनेंट्स इन दी लोअर जेल। और लोअर जेल में क्या होता है, क्योंकि वहां पे पोर साइज कम है, इसलिए सैंपल इजीली सेपरेट हो जाते हैं। Sample concentration in the upper gel occurs in the following manner. The sample is usually dissolved in glycine chloride buffer। अब क्या है कि जो हमने पढ़ा है कि जो सैंपल है वो क्या होते हैं, इस चीज में बफर में बना होता है, और बफर किस चीज का होता है? ग्लाइसिन क्लोराइड बफर। बिफोर लोडिंग टू दी जेल, सैंपल अब किस में चीज में प्रिपेयर होता है? ग्लाइसिन क्लोराइड बफर, और उसकी पीएच होती है 8 to 9। हम इसमें मोस्टली क्योंकि सैंपल जो हम लेते हैं वो एनायनिक ले लेते हैं, तो इसका पीएच क्या होती है? 8 to 9। यानी अभी सैंपल की पीएच की हम बात कर रहे हैं और जेल की, बफर की, बिफोर लोडिंग टू दी जेल। लेकिन जब हम लोड करते हैं, अब क्या होता है कि ग्लाइसिन एग्जिस्ट प्राइमरी इन टू फॉर्म्स एट दिस पीएच। अब ग्लाइसिन की अभी हम बफर की बात करें कि बफर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो ग्लाइसिन बफर है ये इस पीएच पे क्या होता है? एग्जिस्ट प्राइमरी इन टू फॉर्म और एट दिस पीएच, यानी 8 to 9 जब पीएच होती है तो इसमें ये दो तरह की फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, इन टू फॉर्म्स एट दिस पीएच। ए जुइटर आइन, जुइटर आइन क्या होता है? ऐसा आइन जिसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज हो, इसको हम कहते हैं जुइटर आइन, जिसमें दोनों तरह के चार्ज हो। एंड एन एनाइन, और ज्यादा पीएच पे क्या होता है? ये एनाइन की फॉर्म में भी ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है, या जुइटर आइन। The average charge on glycine anions at 8.5 is about -2। अब ये हमने पहले भी पढ़ा है कि बेसिक पीएच पे जो होती हैं आइंस वो एनाइनिक मतलब नेगेटिव आइंस बन जाती हैं, तो -0.2 चार्ज हो जाता है इसके ऊपर। अब क्या है? व्हेन दी वोल्टेज इज टर्न्ड ऑन बफर आइंस जो है ग्लाइसिनेट एंड क्लोराइड एंड प्रोटीन्स। अब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड तो सैंपल है, और ये क्या है? ग्लाइसिनेट और क्लोराइड क्या है? ये बफर आइंस हैं। ग्लाइसिन क्लोराइड का बफर हमने यूज किया है सैंपल की प्रिपरेशन में। अब क्या होता है जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये मूव टुवर्ड दी स्टैकिंग जेल जिसकी पीएच होती है 6.9। अब ये सारी चीजें ग्लाइसिनेट क्लोराइड आइंस और प्रोटीन्स कहाँ मूव कर रही हैं?
सैंपल जब हमने अप्लाई किया है तो इसकी पीएच है 8 to 9, ग्लाइसिन क्लोराइड के बफर की। और यहाँ पे ये दो फॉर्म में प्रेजेंट है, ये एक तो ज्विटराइन की फॉर्म में और एक ग्लाइसिनेट एनाइन की फॉर्म में। और इसके ऊपर चार्ज कितने हैं, -0.2। जैसे ये मूव करते हैं तो सबसे पहले हम जब सैंपल अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम सैंपल अप्लाई करते हैं स्टैकिंग जेल में, जिसकी पीएच है 6.9। अब होता क्या है, अपॉन एंट्री इनटू द अपर जेल the equilibrium of equation shifts toward the left, increasing the concentration of glycine which has no net charge and hence no electrophoretic mobility। अब होता क्या है कि जब पीएच कम होती है, यानी पहले तो पीएच जब हमने सैंपल प्रिपेयर किया है तो हमने कितनी प्रिपेयर करने के लिए रखी है, 8 to 9। 8 to 9 पीएच पे या 8.5 ऑलमोस्ट पीएच पे ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है। लेकिन अब क्या है, अगर हम इसकी पीएच कम कर देते हैं तो इसका नेगेटिव आयन नहीं रहता, बल्कि ये न्यूट्रल ज्विटर आयन में रह जाएगा और उसके ऊपर नो नेट चार्ज है और इसलिए उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी नहीं है। यानी हमने पोटेंशियल तो अप्लाई किया हुआ है ना जब हम यहाँ पे से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पीएच कम हो गई है, 6.9 पीएच हो गई है, पीएच कम हो गई है तो उस वो क्या हुआ है, उसके ऊपर चार्ज भी नहीं होगा। यानी अब जब लेस पीएच होगी तो ये इसकी एक फॉर्म प्रेजेंट होगी, ज्विटराइन एनाइनिक फॉर्म ज्यादा बेसिक पीएच पे प्रेजेंट होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। जब पीएच 6.9 थोड़ी कम हो गई है तो ये न्यूट्रल फॉर्म में यानी ज्विटराइन की फॉर्म में प्रेजेंट है। और क्योंकि ये न्यूट्रल है, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एनाइनिक की नेचर होता तो ये जल्दी मूव कर जाता नीचे की तरफ ड्यू टू पोटेंशियल अप्लाइड। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी नहीं है। अब क्या होता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन ए कांस्टेंट करंट इन दी electrophoresis system, a flow of anions must be maintained. Since most proteins nucleic acid are still anionic at pH 6.9, they replace glycinate as mobile ion. अब क्या होता है कि स्टैकिंग जेल में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड हैं वो अभी भी कुछ एनाइनिक होते हैं, लेकिन जो ग्लाइसिन है वो क्या हो गया है, वो ज्विटराइन बन गया है, तो वो ग्लाइसिनेट को मोबाइल आयंस को रिप्लेस कर देते हैं। तो जो आयनिक मोबिलिटी इन दी स्टैकिंग जेल आर, सबसे पहले क्लोराइड है, नेगेटिव आयंस है, नेगेटिवली चार्ज है, क्लोराइड मूव करेगा, उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद ग्लाइसिनेट। ये देखिए, सबसे पहले नीचे की तरफ क्लोराइड ने मूव किया, फिर प्रोटीन और फिर ग्लाइसिन ने सबसे एंड पे। अब यहाँ क्या होगा कि सैंपल क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, विल टेंड टू एक्यूमुलेट एंड फॉर्म ए कंसंट्रेटेड बैंड। क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है तो इसलिए वो कंसंट्रेटेड बैंड बना देगा और इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जब ये ऊपर से लोअर जेल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि इनकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी ड्यू टू जेल।